नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा हमारे देश के एक बहुत ही बेहतरीन, एक शानदार, एक फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में है। आज हम उनकी हॉरोस्कोप पर थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं 4-5-6 पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। मैं श्रीमान रतन टाटा जी की जन्म पत्री पर आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं, कुछ सिखाने जा रहा हूं। कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ एक शानदार पॉइंट उनकी जन्म पत्री के। इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम उनकी कुंडली का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। देखिए, ज्योतिष सीखने का एक यही तरीका है कि हम गुजरे हुए इवेंट्स को किसी भी जन्म पत्री पर लगाकर देखें और ज्योतिष के बताए हुए सूत्रों को उन पर अप्लाई करें, तो यही एक तरीका है कि हम ज्योतिष सीख सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते या ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर ज्योतिष के कई सारे सूत्र हम याद नहीं रख पाते और उनको किस तरह से अप्लाई किया जाए ये हम काम कर नहीं पाते। तो हम अपने देश के, हिंदुस्तान के, मेरे देश भारत के एक शानदार इंडस्ट्रियलिस्ट जो चाहते तो हिंदुस्तान के या एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अमीर बनना स्वीकार नहीं किया और अपने पिता की तरह और अपने लग्नेश की बात को मानते हुए उन्होंने चैरिटी का रास्ता चुना, स्कूल खोले, हॉस्पिटल्स खोले, गरीबों के लिए काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके होटल ताज के अंदर, वहां पर कई ऐसे एम्प्लॉयज हैं, कई ऐसे शेफ हैं जो पिछले 25-25, 30-30 सालों से काम कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय को 25-30 साल तक अपने साथ बनाए रखना, ये आपकी अच्छी ह्यूमैनिटी का प्रदर्शन है। नहीं तो आजकल एम्प्लॉय 1 साल 2 साल के बाद भाग जाते हैं। हमारे को यही दिमाग में सोचना पड़ता है कि पता नहीं कब भाग जाएगा। बड़ी समस्या है। तो इस व्यक्ति ने अपने साथ कई लोग जोड़े, उनकी जिंदगियां बनाई, उनको दिशा दिखाई और दूसरे जो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे भी ये कहा कि भाई, जिस तरह से मैं काम कर रहा हूं आप लोग भी वैसे करो तो देश की तरक्की होगी। और कई लोगों के लिए ये रोल मॉडल है। बहुत ज्यादा और बात नहीं करते, भूमिका हो गई, सीधा जन्म पत्री पर बात करेंगे और जन्म पत्री पर 4-5 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उन सभी पॉइंट्स को ध्यान दें। स्पेशली लग्नेश के बारे में जो बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान दें, चंद्रमा पर ध्यान दें। कुंडली आप लोगों के सामने विद डिग्रीज रख रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूं। ज्योतिष जगत में रतन टाटा जी की जन्म पत्री इसी बर्थ डिटेल से देखी जाती है। 28 दिसंबर 1937, 28 दिसंबर 1937, मॉर्निंग 6:30 मुंबई का जन्म है। यह जन्म कुंडली आप लोगों का D1 चार्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। सबसे पहले लगन की बात करते हैं। पंचांग की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा। लगन की बात करते हैं। आप जरा लगन को देखो, लगन में कितने शानदार योग बने हुए हैं। शुक्र लगन में बृहस्पति की राशि का, बृहस्पति की कौन सी राशि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बृहस्पति की धनु राशि। धनु राशि काल पुरुष की 9वें घर की राशि है जो धर्म को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर 2nd हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड शुक्र के बेसिक कारकत्व या इसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या है, वो भी चैरिटी और वो भी परमात्मा के दर्शन की तरफ ये लेकर जाता है। साथ में देखो 9th हाउस लॉर्ड, धर्म स्थान का स्वामी, धनु राशि के अंदर शुक्र के साथ। उसके साथ देखो 10th हाउस लॉर्ड बुध। पराशर होरा शास्त्र पे लेकर जा रहा हूं। शास्त्र की बात आप जानते हो मैं हमेशा करता होता हूं। पराशर होरा शास्त्र की बात कर रहा हूं। पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि अगर धनु लगन हो तो धनु लगन में 9th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड मरकरी की अगर कंजंक्शन केंद्र में हो जाती है तो ये एक शानदार राजयोग है, फलीभूत हो रहा है।
साथ में शुक्र बैठ गया, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। और बात बताता हूं, यहां पर बुध वक्री है, यहां पर बुध अस्त भी है। अब आप लोगों ने बड़े यूट्यूबर से, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये सब चीजें सुनी होंगी कि अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो नुकसानदेह होता है। लेकिन यहां देखो ये कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति था, सुपर इंटेलिजेंट आदमी, जो सोच लिया वो कर दिया। इस टॉपिक को थोड़ा आगे चल के भी मैं टच करने वाला हूं, इस बात को याद रखना, ये बुध वक्री है। कुंडली के अंदर जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सैटर्न बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि से लगन को देख रहा है। देखो कितनी बेहतरीन स्थिति लगन के साथ बनी हुई है। अगली बात करते हैं, लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश कुंडली का सेकंड हाउस में। देखो जब भी लग्नेश सेकंड हाउस में चला जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत बेहतरीन धन योग बनाता है। ये और कंडीशंस के अंदर भी सिग्निफाई करता है। तो सेकंड हाउस में सिर्फ धन ही नहीं है, वहां पे कुटुंब भी है, आपकी फैमिली भी है, वहां पर भी आपके रिलेशन अच्छे बनाता है। सेकंड हाउस के अंदर अगर आपका लग्नेश चला गया, ये एक चीज और दिखाता है कि आप उम्र भर जब तक जिंदा रहेंगे या एक स्पेशल समय तक आपके जो मेडिकल के बिल कह लो, डॉक्टर्स के पास आना जाना कह लो, ये काफी कम होता है। अब यहां पर आप लोग कह रहे होंगे यहां पर लग्नेश नीच राशि का सेकंड हाउस में हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है, लग्नेश नीच राशि का सेकंड हाउस में हो गया है, लेकिन आप उसकी डिग्री देखो, 8 डिग्री और 44 मिनट है। नवांश चार्ट के अंदर ये बृहस्पति अपनी मीन राशि में आ गया है, तो बृहस्पति स्ट्रांग हो गया। बृहस्पति का डिस्पोजिटर लगन से केंद्र में हो गया है, बृहस्पति स्ट्रांग हो गया। बृहस्पति और शनि का एक्सचेंज है, बृहस्पति स्ट्रांग हो गया। इस बृहस्पति पर किसी भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। कितनी बेहतरीन बात है। लगन लग्नेश दोनों स्ट्रांग स्थिति में। एक और बात आपको दिखाना चाहता हूं, कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस के ऊपर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि बुध वक्री है और अस्त है, इसलिए फिफ्थ हाउस पर लेकर जा रहा हूं आपको मैं। 5वें घर का स्वामी मंगल देखो कहां चला गया, 11वें घर में, अपने से 11वें घर में, काल पुरुष की 11वीं राशि में, लगन से तीसरे घर में। कौन सी राशि में? कुंभ राशि में। कुंभ राशि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? आपकी इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करती है, मंदिरों को रिप्रेजेंट करती है। लुक, 5वें घर का स्वामी मंदिरों की राशि के अंदर चला गया, वायु तत्व राशि में चला गया। वायु तत्व राशियां इंटेलिजेंट राशियां होती हैं, और देख सकते हो आप यहां पर कि 5वें घर का स्वामी कितना बेहतरीन रिजल्ट दे रहा था। हाईली क्वालिफाइड है, विदेश में इनकी एजुकेशन हुई, जो सोच लिया वो कर लिया। टोटल लॉजिक्स की बात किया करते हैं। मंगल अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हो और वेल प्लेस्ड हो तो आपको लॉजिकल बनाता है। लुक, मरकरी और फिफ्थ हाउस दोनों को मिलाकर देखो, रिजल्ट पता लग जाएंगे। तो 5वें घर का स्वामी कहां गया, कौन से तत्व की राशि में गया, लगन का स्वामी कहां गया, कौन से तत्व की राशि में गया, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं जब आप कुंडली को एनालाइज करते हो। ये 2 मिनट और 4 मिनट में कुंडलियों का एनालिसिस नहीं होता। चलिए बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा केमद्रुम योग में। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि चंद्रमा से दूसरे घर में राहु है तो केमद्रुम योग नहीं होगा। नहीं, राहु केतु को इस तरह के किसी भी योग में कोई जगह नहीं दी गई है। चंद्रमा से दोनों तरफ, दूसरे घर में और 12वें घर में अगर कोई ग्रह नहीं है तो वो केमद्रुम योग है। तो जब आप ये देखते हो कि किसी की कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है तो एक ज्योतिषी का काम शुरू हो जाता है। सिर्फ इतना देखने से ही बात नहीं बन जाती, आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या केमद्रुम योग भंग हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप लोग नीच भंग राज योग देखते हो, नीच भंग योग देखते हो और दूसरी चीजें देखते हो, तो उसी तरह से आप ये भी तो देखोगे कि ये केमद्रुम योग भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस केमद्रुम योग के भंग होने की स्थिति आप देखो। चंद्रमा को आप लगन बनाओ, जिस राशि में चंद्रमा है वहां से केंद्र में देखो कि क्या शुभ ग्रह हैं
देखो चंद्रमा से 4th हाउस के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ है, जो नवांश कुंडली में मीन राशि का होकर स्ट्रांग हो गया है। इस बृहस्पति के ऊपर किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। हो गया चंद्रमा का भंग, केमद्रुम योग। अब बस, नहीं तो हमारे तो हाथ पैर फूल जाते हैं जिन लोगों को प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। वो केमद्रुम योग हो गया, फिर भी ये व्यक्ति रतन टाटा बन गया, कैसे बन गया? अब जरा ध्यान दो, मैं और बात जो करना चाहता हूं। देखो चंद्रमा वायु तत्व राशि में बैठा हुआ है, हाईली इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी। 5वें घर का स्वामी वायु तत्व राशि में है, हाईली इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी। बुध जो पढ़ने लिखने का कारक प्लेनेट है, वो वक्री आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। केमद्रुम योग, बुध वक्री, 5वें घर का स्वामी उसमें कुंभ राशि में, चंद्रमा वायु तत्व राशि में, ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति जो ठान लेते हैं वो पूरा कर देते हैं, अपनी धुन के पक्के होते हैं ऐसे लोग। ये सब चीजें मिलाकर जब हम देखते हैं तो देखो, ज्योतिष बहुत अच्छे से, ग्रह बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, हम नहीं पढ़ पाते, हमसे गलती होती है यार, हम इंसान हैं। तो मैंने भाई, अब आप जरा इस चंद्रमा को आपने लगन बना रखा है, अब इस चंद्रमा से 10वें घर को देखो, बृहस्पति की दृष्टि। लगन से देखो, लगन से 10वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि। लुक, द मैन इज अ आइकॉन ऑफ चैरिटी। हमारे देश के अंदर आइकॉन है वो चैरिटी का। दुनिया जहान का पैसा इसने चैरिटी के अंदर दे दिया, जो कमाया सब समाज में बांट दिया। लुक द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। आपको एक कॉम्बिनेशन और बता रहा हूं, ध्यान दो जरा इस कुंडली के ऊपर। पहले आपको सूत्र बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चौथे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में और 12वें घर में पाप ग्रह हों, दोबारा सुन लो ध्यान से, अगर तीसरे घर में, चौथे घर में और 12वें घर में पाप ग्रह हों तो आपके माता पिता का सेपरेशन संभव है। देखो यहां पर कुंडली के अंदर 3rd हाउस में मंगल पाप ग्रह है, वो वायु तत्व राशि का, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन पाप ग्रह है। 4th हाउस में शनि पाप ग्रह, लगन को देख रहा है। 12वें घर में राहु, माता पिता का सेपरेशन हो गया, शायद 1943, 47 या कुछ, मेरे को ध्यान नहीं है। एक मिनट मैं देखता हूं, अगर मेरे को मिल जाता है तो। इनके माता पिता का सेपरेशन हुआ और इनको, चलो ढूंढना पड़ेगा, और इनको इनके ग्रैंडफादर ने पाला। लुक, कितना शानदार कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल हो रहा है माता पिता के सेपरेशन पर। कुंडली में थोड़ा और आगे बात करते हैं। हाँ, ये बात, आप लोगों की कुंडलियों में भी कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे अच्छे राजयोग बन रहे होंगे, लेकिन आप लोगों की कुंडली में अब समस्या क्या होगी? चंद्रमा की डिग्री की। मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूं, चंद्रमा की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा की राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जन्म के समय जो दशा मिल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस व्यक्ति का चंद्रमा विशाखा नक्षत्र का है। विशाखा नक्षत्र का स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति देखो कितना शानदार स्थिति के अंदर है। बृहस्पति पुष्कर नवांश में भी है। तो बचपन में ही ऐसी दशा मिली इनको जिसने इनकी सोच उस तरफ लगा दी, बृहस्पति से रिलेटेड। कुंडली में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा अष्टक वर्ग पर। जब मैं अष्टक वर्ग खोलता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगन में 33 पॉइंट है, 33 पॉइंट्स। 6th हाउस में 32 पॉइंट्स हैं, 9th हाउस में 32 पॉइंट्स हैं, 10th हाउस में 29 पॉइंट्स हैं। एंड लुक एट द 11th हाउस ऑफ रिकॉग्निशन, 41 पॉइंट्स हैं। 41 पॉइंट 11th हाउस के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर इस आदमी ने अपनी कंपनी का लोहा मनवाया। लुक द ब्यूटी। और इन सब चीजें दशाओं के साथ लगाकर, इन सब चीजों को जब लगाकर देखते हैं तो व्यक्ति रतन टाटा बन जाता है। अब ये आदमी अनमैरिड रहा, हालांकि रतन टाटा जी के, उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बताया था, मैंने देखा है वो इंटरव्यू, कि हाँ मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हुआ कि मेरा विवाह का
योग बना, या यूं कहें कि विवाह करने का मन करा, लेकिन किसी कारण से मेरा विवाह नहीं हो सका। कभी मैंने इधर उधर सोचा तो मैं मना कर गया। अनमैरिड रहने के योग देखो इस कुंडली के अंदर। लगन से 7वें घर का स्वामी बुध वक्री है, अस्त है, ये रिजल्ट दिए, विवाह नहीं होने दिया। चंद्रमा से 7वें घर का स्वामी मंगल है, पाप ग्रह है, चंद्रमा से 5वें घर में है। देखो क्या बोलते हैं उसको, लव अफेयर का कॉम्बिनेशन चंद्रमा से दिख रहा है। 7वां घर चंद्रमा से 7वां घर पापी ग्रहों के मध्य है, पाप कर्तरी में है। केतु मेष राशि की तरफ जा रहा है, शनि भी मेष राशि की तरफ आ रहा है, पापी है। कुंडली में आगे देखते हैं शुक्र को, तो शुक्र अस्त होकर लगन को भी प्रभावित कर रहा है, 7th हाउस को भी प्रभावित कर रहा है। यह कॉम्बिनेशन है अविवाहित रहने का। शनि की दृष्टि भी है शुक्र के ऊपर। ये आपको शनि राहु ये जब इकट्ठे होकर मिल जाते हैं ना, तो ये मेरे भाई आपका डिनाइल करवा देते हैं किसी भी इवेंट का। धन के योग आप लोग देख सकते हो। लगन का स्वामी 2nd हाउस में, 2nd हाउस लॉर्ड 4th हाउस के अंदर, 11th हाउस लॉर्ड लगन के अंदर। बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार धन के योग हैं। D9 के अंदर भी इसी तरह से योग बने हुए हैं। इनकी मृत्यु हुई 9 अक्टूबर 2024 को। रात में न्यूज सुन रहा था, लगभग 11:35-37 की बात है जब न्यूज आनी शुरू हुई थी, लेकिन 11:42-43 के आसपास डिक्लेयर कर दिया गया था कि रतन टाटा साहब अब इस संसार में नहीं रहे। मैंने उसी टाइम थंबनेल बनाकर ये डिसाइड कर लिया था कि कल सुबह मैं ये वीडियो डाल दूंगा। इनकी मृत्यु हुई चंद्रमा की महादशा, बृहस्पति का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर। ध्यान दो जरा इन तीनों दशाओं को इस कुंडली के अंदर। चंद्रमा कुंडली के 8वें घर का स्वामी है, आयु का अंतिम स्थान हो गया एक तरह से। कुंडली में बृहस्पति लगन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2nd हाउस मारक स्थान में बैठकर 8वें घर को देख रहा है। प्रत्यंतर दशा में शुक्र कुंडली में 6th और 11th हाउस लॉर्ड है और लगन में बैठा हुआ है। जब भी बुरा समय आता है तो 11th हाउस लॉर्ड खराब रिजल्ट देता है। यहां पर टाटा साहब की, रतन टाटा जी की आयु पूरी होगी, 11th हाउस ने पाप रिजल्ट या खराब रिजल्ट देने शुरू कर दिए और इस तरह से इनकी मृत्यु हो गई। चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र का कनेक्शन मारक भाव से बना हुआ है और उनका संसार छूट गया। अब एक बात और बताना चाहता हूं आपको, जब बोल ही रहा हूं तो आपसे बात कर लें भाई। जो ग्रहण लगा था 2 अक्टूबर को, वो रतन टाटा जी के 10th हाउस पर लगा था। 10th हाउस पर लगा था, आयु पूरी होगी। 10th हाउस पे ग्रहण लगा, आयु कंप्लीट होगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 10th हाउस का क्या रोल है मृत्यु में? लुक, 10th हाउस का रोल यह है एंड ऑफ योर कर्मास। आपके कर्म पूरे हो गए हैं, अब आप संसारिक यात्रा छोड़कर प्रभु के चरणों में चलो। यह रोल होता है 10th हाउस का। बहुत कुंडलियां मिल जाएंगी आपको जहां पर 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह संसार छुड़वा देता है व्यक्तियों से। डबल ट्रांजिट, सैटर्न का ट्रांजिट मंगल के ऊपर जो 12th हाउस लॉर्ड है और 12वें घर को देख रहा है, राहु बैठा हुआ है। बृहस्पति वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है, फिर एक बार 12वें घर को देख रहा है, 10th हाउस को देख रहा है और लग्नेश को देख रहा है। लग गया, 12th हाउस से कनेक्शन हो गया, लगन से कनेक्शन होगा, डबल ट्रांजिट का। तो भाई दोस्तों, ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश की है। रतन टाटा जी की जन्मपत्री पर कितने बेहतरीन इंसान थे वो, चैरिटी क्यों करते थे वो भी मैंने बताया, बृहस्पति का रोल भी बताया, केमद्रुम का योग भी बताया, वक्री बुध भी बताने की कोशिश की। ये मैं आपको थोड़ा बहुत जो सिखा सकता था, जो बता सकता था, आप लोगों के सामने रख दी। अब आप लोगों के हाथ में है मेरी वीडियो को कितना पसंद करते हो, आप लोगों को कितनी अच्छी लगी, आप लोग मेरी इस वीडियो को कितना शेयर करते हो। अब आप लोगों के हाथ में है मेरी वीडियो को सक्सेसफुल बनाना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मुझसे जो सीखा है आप लोगों ने, उस चीज़ों को शास्त्रीयता से अप्लाई करें, आप लोगों को जरूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
धन्यवाद।